हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक होगा कपल एंड मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कपल का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम कहते हैं कि सपोज़ हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमें इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये हमारा पॉइंट ऑफ पाइवट हो गया, और इस पाइवट पॉइंट के अलोंग हमें इसे रोटेट करना है, वो भी क्लॉकवाइज। तो आप कैसे इसको घुमाएंगे? इसको मान के चलिए कि ये एक टैप है और इस टैप को आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो इसको कैसे रोटेट करेंगे? तो ऑब्वियसली इसको रोटेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फोर्स यहाँ पे लगा देते हैं जो इसको इस तरह से घुमाएगा, और एक फोर्स आप यहाँ पे लगा देते हैं जो इसको इसी डायरेक्शन में घुमाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो फोर्सेस आप लगा रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस आप देखिए कि इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, है ना। इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से पैरेलल भी हैं, ठीक है, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, दैट इज क्लॉकवाइज। ये दोनों फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं। तो कहा यह जाता है कि अगर दो फोर्सेस किसी एक ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग सेम टर्निंग इफेक्ट दे रहे हों, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो। तीसरी कंडीशन, वो एक दूसरे से ऑपोजिट पैरेलल हों। और चौथी कंडीशन है कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड, अगर ये F1 है ये F2 है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये चार कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, चारों कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। पहला तो सेम टर्निंग इफेक्ट, यानी कि सेम डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहे हों ऑब्जेक्ट को अलोंग द एक्सिस। दूसरा कि डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो उनका, लाइन ऑफ एक्शन हो उनका। तीसरा ऑपोजिट और पैरेलल होने चाहिए, ऑपोजिट एंड पैरेलल होने चाहिए, ये ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस होने चाहिए ये, ओके। और चौथी कंडीशन कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में ये दोनों फोर्सेस कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये चार कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो ये दोनों फोर्सेस कलेक्टिवली एक कपल कहलाते हैं, ठीक है। तो कपल क्या हो गया? अब यहाँ पे आप डेफिनेशन देखिए, कपल क्या हो गया? टू इक्वल opposite and parallel forces needed to produce rotation in same direction and which do not act along same line are called couple। यानी कि अगर हम यहाँ पे कपल शो करना चाहें तो हम एक फोर्स ऐसे, ये, और दूसरा फोर्स इस एक्सिस के इस साइड में कहीं पे भी लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने ऐसे लगा दिया, तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे? एक कपल फॉर्म कर देंगे।
क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये भी ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सिस से उनकी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इक्वल हो, ये कोई कंडीशन नहीं है। तो कंडीशंस सिर्फ ये हैं जो उसकी डेफिनेशन में है, इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से रिलेटेड कोई कंडीशन नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ओके। अब बात आती है मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या है? जैसे फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स में डिफरेंस है। फोर्स एक फिजिकल फैक्टर है, या हम कहें कि कोई पुश या पुल है जो ऑब्जेक्ट को मोशन देता है या मोशन की ऑब्जेक्ट को रोक देता है, जबकि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या था? प्रोडक्ट था। उसी तरीके से कपल दो फोर्सेस हैं, उनको हम कपल कह रहे हैं, लेकिन मोमेंट ऑफ कपल क्या है? ये एक प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट किस चीज़ का है? देखो मैं बता रहा हूँ। मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स। ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में। एक यहाँ पे फोर्स लग रहा है ए पॉइंट पे, एक फोर्स लग रहा है बी पॉइंट पे, और दोनों ही फोर्सेस ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ओ है। तो एक्सिस के अलोंग दोनों ही फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देंगे। तो कहा यह जा रहा है कि मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स। इन दोनों में से कोई सा भी एक फोर्स ले लीजिए, आइदर फोर्स, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है ए पॉइंट पे और दूसरा फोर्स लग रहा है बी पॉइंट पे, तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा? इस फोर्स की वजह से लगने वाला टॉर्क प्लस इस फोर्स की वजह से लगने वाला टॉर्क, टोटल जो यहाँ पर टॉर्क आएगा वही हमारा मोमेंट ऑफ कपल कहलाएगा। तो देखते हैं टोटल टॉर्क कितना आ रहा है। टोटल टॉर्क आ रहा है τ1 प्लस τ2। अगर हम τ1 ले लेते हैं तो इन दोनों में से कोई सा भी एक फोर्स ले रहे हैं, इसको हम ले रहे हैं τ1, तो ये हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA, समझ में आ रहा है। और ये क्या हो गया? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस OB, ये τ2 हो गया, ठीक है। तो τ1 और τ2 चूँकि दोनों का टर्निंग इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों को हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो यहाँ दोनों से हमारा फोर्स कॉमन निकल आया और डिस्टेंस क्या हुई? OA प्लस OB। अब जरा देखो, OA प्लस OB क्या बना डिस्टेंस? A से लेके B तक की डिस्टेंस बन गई ना। तो अब ये क्या हो गया? ये लाइन ऑफ एक्शन इस वाले फोर्स से लेके लाइन ऑफ एक्शन इस वाले फोर्स तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गई है ना, A से B हो गया ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि मोमेंट ऑफ कपल, इसको भी हम टाउ से ही इंडिकेट करते हैं, पर ये मोमेंट ऑफ कपल क्या हो गया? दोनों फोर्सेस में से, क्योंकि दोनों ही इक्वल फोर्सेस हैं, तो दोनों फोर्सेस में से कोई भी एक फोर्स ले लिया, आइदर फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ कपल आ जाएगा। इसकी भी SI यूनिट क्या आएगी? न्यूटन मीटर। ध्यान रखिएगा, इसको जूल नहीं लिखेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पर यूनिट क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर। समझ में आ रहा है? ओके, चलो अच्छा थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मुझे आप लोग बताइए कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट ली है मैंने, सपोज़ ये एक ऑब्जेक्ट ली है और ये ऑब्जेक्ट का एक्सेस ऑफ रोटेशन है, एक फोर्स मैंने यहाँ पर लगाया 10 न्यूटन और दूसरा फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया बिल्कुल उसी लाइन ऑफ एक्शन में 10 न्यूटन। तो बताओ क्या यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में कोई टर्निंग इफेक्ट आएगा? तो आंसर क्या होगा? नो टर्निंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि इसकी ये फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है
वो कैसा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो लग रहा है क्लॉकवाइज। दोनों ही टॉर्क एक दूसरे से इक्वल अमाउंट के फोर्स और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस लग रहे हैं, यानी दोनों टॉर्क इक्वल हो गए, ऑपोजिट हो गए, कैंसिल हो गए, तो टोटल टॉर्क क्या हो गया, 0, है ना। तो यहाँ पर कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, नो रोटेशन। समझ में आया? अच्छा, एक और कंडीशन लेते हैं, चलो। तो यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस कपल के केस में नहीं आएंगे। चलो अच्छा, एक और कंडीशन लेते हैं। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। यहाँ पर एक फोर्स लगाया हमने 10 न्यूटन, ठीक है। अब कहते हैं ना कपल कैसा होता है, 2 इक्वल फोर्सेस, ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस। तो हमने दूसरा फोर्स लगाया ऑपोजिट फोर्स, ये लगाया, लाइन ऑफ एक्शन इसका और इसका देखा जाए तो पैरेलल है, ठीक है। ये भी हमने 10 न्यूटन ले लिया, ठीक है। अब देखो, तो क्या ये दोनों फोर्सेस देखो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, ऑपोजिट एंड पैरेलल भी हैं, तो क्या ये दोनों फोर्सेस कपल की कंडीशन में आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि एक फोर्स क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, और दूसरा फोर्स क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अलोंग अगर ये फोर्स लगेगा तो ऐसे घूमेगी ऑब्जेक्ट। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है और ये क्या दे रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। तो दोनों फोर्सेस सेम टर्निंग इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनको हम कपल नहीं कहेंगे। समझ में आया? तो ये कपल की कंडीशन में नहीं आएगा। लेकिन क्या बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट रोटेट किधर होगी? देखो भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है। अगर हम इसको F1 मान लेते हैं तो F1 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है, और F2 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इज ग्रेटर, है ना। तो कौन सा टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, टाउ 1 ज़्यादा होगा या टाउ 2 ज़्यादा होगा? कौन सा ज़्यादा होगा? ऑब्वियस है, टाउ 1 की बात करें तो वो होगा F1 इंटू ये डिस्टेंस को अगर हम ले लें D1 तो F1 इंटू D1, और ये डिस्टेंस को ले लें D2 तो ये क्या हो जाएगा, टाउ 2 क्या हो जाएगा, F2 इंटू D2। विच वन इज़ ग्रेटर? F1 और F2 तो सेम है, तो जो डिस्टेंस ज़्यादा होगी वही बड़ा हो जाएगा, यानी D2 इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पर टॉर्क 2 ग्रेटर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट किधर रोटेट करेगी? इसके हिसाब से, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? भले ही ये एक कपल ऑफ फोर्स नहीं बन रहा है, लेकिन रिजल्टेंट टॉर्क हमें किस तरफ मिल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पर रिजल्टेंट टॉर्क क्या मिल रहा है, 0, नो टॉर्क, ठीक है ना। और अगर हम प्रॉपर कपल बना दें, यहाँ पे मान लिया कि ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे फोर्स 10 न्यूटन लगा, और ये 1 मीटर की डिस्टेंस है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर 1 मीटर की ही डिस्टेंस पे फोर्स यूँ डाउनवर्ड लगाया 10 न्यूटन। तो देखो दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, है ना। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर टोटल टॉर्क क्या आ जाएगा, आइदर फोर्स, कोई एक फोर्स, इनटू टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी 2 मीटर, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर क्लॉक वाइज। समझ में आया? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और समझ के रखिएगा, ठीक है। अच्छा चलो, एक चीज़ और बताते हैं। अब क्या बताते हैं तुम्हें, बताते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है ना। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो भाई, इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब अगर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट हो गई ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, पाइवटेड ऑब्जेक्ट ले ली हमने, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, और ये रेस्ट पे रखी हुई है, यानी बैलेंस्ड है। इस पे लगाया हमने एक फोर्स F,
और उतने ही मैग्नीट्यूड का दूसरा फोर्स हमने ऊपर से नीचे की तरफ लगा दिया सेम लाइन ऑफ एक्शन पे F। बताइए टर्निंग इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि टोटल टॉर्क क्या हो गया? 0। चलो एक और फोर्स लगा देते हैं, एक और फोर्स यहाँ पे लगा दिया F। अब बताओ टर्निंग इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? अब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला कैंसिल हो गया, लेकिन ये वाला फोर्स क्या करेगा? इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, है ना। अभी क्या करते हैं, एक और फोर्स लगा देते हैं इसी लाइन ऑफ एक्शन पे, वो भी F लगा दिया। तो आप देख रहे हो अब क्या कोई टर्निंग इफेक्ट आया? नहीं आया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे इवन दो सो मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हो यहाँ पर चार फोर्सेस लग रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, लेकिन इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं हुई। इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज एट इक्विलिब्रियम, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है वो पोजीशन कई सारे फोर्सेस लगने के बाद भी ऑल्टर ना हो, चेंज ना हो, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट उन फोर्सेस के अंडर इक्विलिब्रियम में आ गई है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब जितने भी फोर्सेस इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहे हैं, ये F1 क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहा है, ये F2 क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहा है, तो जितने भी फोर्सेस क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहे हैं वो सारे फोर्सेस नेग्लेक्ट हो गए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने वाले फोर्सेस से। यानी टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क किसके इक्वल हो गया? टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल हो गया ना। इसका मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है, पाइवटेड ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम पे है, तो उस समय टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट या मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल हो जाएगा या मोमेंट ऑफ फोर्स के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? तो ये है हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन कि एट इक्विलिब्रियम द सम ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ फोर्सेस इज 0। क्यों? क्योंकि अगर हम सम निकालें तो टोटल क्लॉकवाइज और टोटल एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सम कितना आ जाएगा? 0। तो एट इक्विलिब्रियम इफ द ऑब्जेक्ट इज पाइवटेड, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? द सम ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0। तो हम इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे व्हेन मेनी फोर्सेस, क्या बोलेंगे? व्हेन मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि उसकी ना तो स्टेट ऑफ, अगर वो इनिशियली रेस्ट पे थी तो स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं चेंज होना चाहिए, और इनिशियली अगर वो मोशन में थी तो इट शुड नॉट चेंज, उसका स्टेट ऑफ मोशन भी नहीं चेंज होना चाहिए, है ना। तो इफ़ मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे हम कहें कि एक टेबल पे एक बुक रखी हुई है, टेबल है, उस टेबल पे रखी हुई है एक बुक रखी हुई है, तो इस बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन वेट की वजह से बुक नीचे नहीं गिर रही है। क्यों? क्योंकि टेबल ने बुक पे लगा रखा हुआ है एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है ना, क्या लगा रखा है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो दो फोर्सेस हो गए ना, और दो फोर्सेस की वजह से भी यहाँ पर स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई चेंज नहीं आया। तो ये क्या हुआ? दिस इज अ कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एक ये केस हो गया। मैं आपको कुछ असाइनमेंट कुछ नोट्स शेयर कर दूंगा जिसमें आपको
एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम के, और एक कंडीशन आती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली मोशन में होती है और उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता। जैसे एक ड्रॉप है, अब सोचो ये एक ड्रॉप है, ये ग्राउंड की तरफ गिरना चाह रही है, नीचे गिर रही है, रेन ड्रॉप है ये, ठीक है। तो इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो हमारे एनवायरनमेंट में आती है, एयर में आती है, तो एयर का फ्रिक्शन इसको ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लगाना शुरू कर देता है ना। तो ये लग रहा है अपथ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉप के ऊपर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वेट, यानी अब इस ड्रॉप पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया, ज़ीरो हो गया ना। तो बॉडी कैसे आ गई, इक्विलिब्रियम पे आ गई ना। तो आपने देखा इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन थी या तो नेट टॉर्क ज़ीरो हो जाए, और दूसरी कंडीशन है या तो नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो हो गया। अब ये जो रेन ड्रॉप है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे गिरना शुरू कर देगी, ठीक है। यानी कि जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने का मतलब है एक्सेलरेशन हो गया ज़ीरो, यानी नेट फोर्स क्या हो गया, m/a के हिसाब से नेट फोर्स भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया ना। इसका मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे गिर रही है। तो बॉडी मोशन में है और नेट फोर्स ज़ीरो है, तो ये क्या हो गया, ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हो गया, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हो गया, जब बॉडी रेस्ट पे हो तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और जब मोशन में हो तो डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। लेकिन नेट फोर्स या नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो ज़रा जल्दी से समराइज कर लेते हैं कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगी। एक कंडीशन, नेट टॉर्क शुड बी ज़ीरो, और दूसरी कंडीशन नेट फोर्स शुड बी ज़ीरो। पर बेटा एग्ज़ाम में आप ऐसे नहीं लिखेंगे, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसकी प्रॉपर लैंग्वेज लिखेंगे। वो लैंग्वेज के लिए आप बुक में रेफ़र कर लीजिएगा, या मैं नोट्स शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप में, ठीक है ना। अच्छा, आगे बात आती है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में एक चीज़ आती है, कहते हैं क्या होता है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ध्यान दीजिएगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होना चाहिए, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज equal to total clockwise moment about axis of rotation, ठीक है। This is what principle of moment. That means when any object is balanced or the object is at equilibrium, then that time total anti-clockwise moment about the axis of rotation should be equal to total clockwise moment. Okay. So we will discuss the numericals related to this principle of moment in the next video. अभी फ़िलहाल इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिए और नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा बेटा, ठीक है। चलो, ओके, बाय।